तो दोस्तों 11 दिनों की हड़ताल के बाद जितने भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स थे जो कि हड़ताल पर बैठे हुए थे वो वापस आ गए हैं। प्रोटेस्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब मरीज़ जो हैं वहाँ पे परेशान हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपने काम पर वापस जाइए। सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई थी वो लाइव थी पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई होने वाली थी एक शाम पहले ये ऐलान कर दिया गया था कि ये जो सुनवाई है वो यूट्यूब पर लाइव होगी, सोशल मीडिया पर लाइव होगी, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी ये लाइव होने वाली थी। और साथ में FIR कितनी लेट हुई और कितनी ढील हुई इस मामले में, इस पर आज मैं चर्चा करूंगा। इस मुद्दे पर मेरा ये लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद मैं इस मुद्दे पर वीडियो नहीं बनाने वाला हूं, तो कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पूरी कहानी, पूरी बात आपके सामने रखने की कोशिश करूं। तो दोस्तों जितनी भी हरकतें की आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो भी स्टाफ था और जो भी वहाँ के सीनियर अधिकारी हैं उनके द्वारा जो ढील बरती गई वो सामने आई। और साथ में जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं जिन्होंने फ़ोन किया था पीड़िता की माँ को, पीड़िता के पेरेंट्स को कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई है, फिर इन्होंने कहा कि सुसाइड कर लिया है। और फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हुई तमाम उसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठे हैं और दोषी पाया गया है इसमें आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ। और साथ में जो संदीप घोष हैं जो कि प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज के, उनके ऊपर बहुत सारे लाइन से संगीन आरोप लगे हैं, जैसे हर एडमिशन में किस प्रकार ये अपना कमीशन खाते थे। इनफैक्ट जो डेड बॉडी अस्पताल में रहती थी उसको लेकर के भी बहुत सारी धांधली इन्होंने की, और ऐसे तमाम बहुत सारे काले कारनामे जो हैं संदीप घोष के सामने आए हैं। और दोस्तों जांच में उस रात जो 4 लोग और थे संजय रॉय के अलावा, वो कौन कौन थे इस बारे में आज चर्चा करूंगा। एक शुभोदीप नाम का इंटर्न डॉक्टर, 2 जूनियर डॉक्टर्स, एक का नाम आरका, एक का नाम सुमित्रा जो कि फर्स्ट ईयर की ट्रेनी डॉक्टर थी, और एक स्टाफ का मेंबर जिसका नाम था गोलन, वो मौजूद था। और 5वां ये संजय रॉय, जो 5 लोग CCTV कैमरे में कैप्चर हुए हैं। अब उस रात एक्चुअल में कौन कहाँ था ये थोड़ा शॉर्ट में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। उस रात 2 बजे तक इन लोगों ने, जो बाकी के लोग हैं जो जूनियर डॉक्टर्स और जो इंटर्न डॉक्टर है, नीरज चोपड़ा का मैच देखा। उसके बाद ये फ्री हुए, इन्होंने डिनर किया पीड़िता के साथ, और उसके बाद चूँकि पीड़िता सीनियर डॉक्टर थी तो वो सोने चली गई सेमिनार हॉल में। और जो 2 जूनियर डॉक्टर्स थी जो कि फर्स्ट ईयर की ट्रेनी डॉक्टर थी, आरका और सुमित्रा, ये चली गई हॉल के जस्ट सामने एक रेस्ट रूम था वहाँ पे, क्योंकि जब भी कोई इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती थी अस्पताल में तो सबसे पहले वहाँ जहाँ ये जो जूनियर डॉक्टर्स गई थी वहाँ पे इत्तला किया जाता है। और जो सेमिनार हॉल है वहाँ पे भी जो सोने की व्यवस्था की गई थी, वहाँ पे बहुत रेयर अगर किसी सीनियर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पे जाया जाता था। इसलिए जो है हॉल में जो है पीड़िता थी और ये जो 2 जूनियर डॉक्टर थी ये रूम में थी। और वहीं पास ही में एक इंटर्न्स के लिए अलग से रूम बना हुआ है, तो वहाँ पे जो शुभोदीप नाम का जो मेल डॉक्टर था इनके साथ, वो वहाँ पे जाके सो गया। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ सिर्फ एक पंखा लगा हुआ है, वहाँ ये जाके सो गए। और जो एक व्यक्ति और था जिसका नाम था गोलन, वो स्टाफ का ही व्यक्ति था, और वो रात के 2:45 पर 4th फ्लोर पर गया था जहाँ पर ये हादसा हुआ। और इन सभी का कहना है कि जिस वक्त हादसा हुआ, जितने बजे हादसा हुआ, चूँकि जो हॉल था वो साउंड प्रूफ था, उस वजह से हम तक जो है आवाज़ नहीं पहुंच पाई। जबकि मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि ये जो सेमिनार हॉल था यहाँ पे कोई भी ऐसी साउंड प्रूफिंग की व्यवस्था नहीं थी। इनफैक्ट उसी हॉल में काफ़ी सारे दरवाजे हैं, जो मल्टीपल दरवाजे वहाँ पर लगाए गए हैं, और मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से साउंड प्रूफ था, क्योंकि एक वीडियो जो सामने आया था सेमिनार हॉल का, उसे देखकर आप साफ बता सकते हैं कि यहाँ कोई भी साउंड प्रूफिंग नहीं है। बट चारों लोगों का कहना यह है कि वहाँ पर साउंड प्रूफिंग होने की वजह से हम तक आवाज़ जो है नहीं पहुँच पाई। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी वो लाइव होनी थी सभी के सामने। तो सरकारी वकील जिनका नाम था तुषार मेहता, और जो कोलकाता गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील थे वो थे कपिल सिब्बल, जो कि एक पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, MP भी रह चुके हैं, कानून मंत्री तक रह चुके हैं, वो थे। और CBI ने और कोलकाता पुलिस ने अपनी अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में जो तीनों जज थे उन्हें सौंपी। सुप्रीम कोर्ट के जो तीनों जज थे, जो थे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, JB पारदीवाला, और तीसरे थे जस्टिस मनोज मिश्र। इनको रिपोर्ट लिफाफे में पैक करके दी गई। और 10:30 बजे का टाइम था सुनवाई का, सभी लोग लाइव इसको देख रहे थे, पर कुछ केसेस थे 2-4, उनको ख़त्म करने के बाद ये लाइव स्ट्रीमिंग थोड़ी सी लेट शुरू हुई। पर जब ये रिपोर्ट थमाई गई तीनों जजेस को, तो जजेस सिर्फ पढ़ते रहे उस रिपोर्ट को, वकीलों को भी ये कॉपी नहीं दी गई। नियम होता है कि जब भी कोई कॉपी रिपोर्ट की दी जाती है, तो जैसे 3 जज थे तो तीनों जजेस को अलग अलग कॉपी जो है रिपोर्ट की दी जाती है। तो इसी तरह से CBI और कोलकाता पुलिस की तरफ से रिपोर्ट थमाई गई तीनों जजेस को। काफ़ी देर तक इन्होंने उस रिपोर्ट को पढ़ा और कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई इस रिपोर्ट को लेकर के। फिर रिपोर्ट को पैक करके रख दिया गया। फिर कुछ नॉर्मल सवाल हुए कि भाई पोस्टमार्टम कब किया गया, पंचनामा कब किया गया, अननेचुरल डेथ का सर्टिफिकेट कब बना, ये सारी चीज़ें पूछी गई। साथ ही जजेस द्वारा ये पूछा गया कि क्या आपने संजय रॉय का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया। तो इन्होंने कहा, CBI की तरफ से कहा गया कि हाँ हमने पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया। फिर इनसे पूछा गया कि क्या आपने
संदीप घोष जो कि प्रिंसिपल हैं आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के, उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट किया तो बताया गया सुप्रीम कोर्ट को कि सियालदा कोर्ट की तरफ से अभी परमिशन नहीं मिली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो प्रायोरिटी पे होना चाहिए। तो जैसे ही ये दोपहर को ये चीज़ हुई, ये बात हुई, वैसे ही शाम को सियालदा कोर्ट ने कह दिया कि भाई आ जाओ कर लो जो भी चीज़ें पॉलीग्राफिक टेस्ट वगैरह जो भी करना है आप कर सकते हैं। और संदीप घोष के साथ साथ 4 लोग जो कि जिनका मैंने नाम लिया, शुभोदीप, आरका, सुमित्रा और गोलन, इनका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट होना है। तो यहाँ तक इतनी सारी चीज़ें जो हुई सुप्रीम कोर्ट में सभी के सामने थी, जहाँ पर रिपोर्ट में बस बंद लिफाफे में जो जजेस थे उन्होंने इस रिपोर्ट को पढ़ा और वापस से लिफाफे में ही पैक करके इन रिपोर्ट्स को रख दिया गया। और फिर एक चीज़ और जो सीबीआई की रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको चौंका भी सकती है। वो ये कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के ज़रिए जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब कोलकाता थी, CFSL, उसके ज़रिए जो रिपोर्ट सामने आई है वो बड़ी हैरान कर देने वाली है, जिसमें ये साबित होता है कि ये जो मामला है वो रेप और मर्डर का है, गैंग रेप ये नहीं है। और जो सैंपल पीड़िता की बॉडी से लिया गया था सीमन का, वो सिर्फ़ और सिर्फ संजय रॉय के ही सैंपल से मैच करता है। तो कुल मिला के ये बात साबित हो जाती है कि दुष्कर्म सिर्फ संजय रॉय ने ही पीड़िता के साथ किया है। अब ये सोचकर काफ़ी सारे लोग हैरान हो सकते हैं, क्योंकि जो क्वांटिटी बताई गई थी 151 मिलीग्राम जो क्वांटिटी पाई गई थी, एक इंसान का 5 मिलीग्राम से ज़्यादा क्वांटिटी का सीमेन वहाँ पे नहीं हो सकता जनरली, बट सामने रिपोर्ट में यही आया है कि ये सिर्फ संजय रॉय के ही द्वारा किया गया दुष्कर्म। साथ में सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज थी उससे भी ये साबित होता है कि जितने बाकी के 4 लोग थे जो उस वक्त जिन्होंने आना जाना किया था हॉल के आसपास, वो 2 से 5 मिनट के अंदर जहां उन्होंने बताया कि हम थे उस जगह पर पहुंच चुके थे। मतलब कि ये भी साबित हो गया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो दूसरे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे उनके आधार पर ये साबित हुआ है कि 2 से 5 मिनट के अंदर ये चारों लोग जो हैं, गोलन, शुभोदीप, सुमित्रा और आरका, ये अपनी अपनी जगहों पर जहाँ इन्होंने बताया कि हम थे वहाँ पहुँच चुके थे। तो कुल मिला के ये जो पूरा सवाल है संजय रॉय के ऊपर जाके सिमट जाता है, पर अभी भी सीबीआई की जो तफ्तीश है वो जारी है। और सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को अगली डेट दी है कि अगली डेट को कुछ नए और पुख्ता सबूत जो है सीबीआई पेश करेगी सुप्रीम कोर्ट के सामने। और यहाँ तक तो रही सुप्रीम कोर्ट की बात, और जो सीबीआई के सोर्सेज के हवाले से मैंने आपको बताया वो, जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाला है कि दुष्कर्म के पीछे सिर्फ और सिर्फ संजय रॉय का हाथ है। अब मैं आपसे बात करूँगा कि FIR जो हुई वो कैसे लेट हुई, और आज तक के शायद ही किसी इतिहास में ये हुआ होगा कि FIR जो है इतनी लेट दर्ज की गई। दोस्तों, संजय रॉय 5 अगस्त को पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन का कोई फंक्शन था खड़गपुर में, वहाँ गया था और 3 दिन ये वहीं पर रुका। 8 अगस्त की सुबह सुबह ये वापस कोलकाता आ चुका था। दिन भर ये घूमा फिरा और शाम को इसने अपने मित्र के साथ, जो कि एक और सिविल वॉलंटियर इसी की तरह है, इन दोनों ने शराब पी और ये दोनों उस रात रेड लाइट एरिया में भी गए। और रेड लाइट एरिया से आते समय संजय रॉय ने एक महिला को छेड़ा भी, ये कहते हुए कि तुम मुझे अपनी न्यूड पिक्स दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। वहाँ से ये लोग वापस से अस्पताल आते हैं, अस्पताल में फिर से शराब पीते हैं और यहाँ पर शराब पीने के बाद संजय रॉय अपने दोस्त को ऊबर बाइक से अपने बैरक में छोड़ देता है और फिर उसके बाद रात के 3:40 पे ये हॉस्पिटल में एंटर होता है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कि संजय रॉय के हाथ में एक हेलमेट है, जो पुलिस का हेलमेट होता है वहाँ पे, वो हेलमेट है और वो सेमिनार हॉल में एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है। लगभग 37 से 40 मिनट तक ये सेमिनार हॉल में होता है और जो भी चीज़ें इसने सेमिनार हॉल के अंदर की वो करके ये वापस निकलता है और पुलिस बैरक में जाके सो जाता है। अब दोस्तों देखिएगा, 6 बजे बॉडी पता लगी कि 6 बजे ये जो है पूरे स्टाफ को पता लग गया था कि यहाँ पे जो है डेड बॉडी पाई गई है। ठीक है, सभी को ये गुमराह भी किया गया इस तरह से कि ये जो बॉडी है 9, सवा 9 बजे के आसपास मिली है। 7 बजे तक कुछ भी नहीं हुआ, 1 घंटे तक सब ठंडे बस्ते में रहा। 7 बजे प्रिंसिपल संदीप घोष को कॉल किया गया कि ऐसा ऐसा एक घटना हो गई है, यहाँ पे डेड बॉडी मिली है सेमिनार हॉल में, आप आइए। 8 बज जाते हैं संदीप घोष को आते आते और फिर उसके बाद 1 घंटा और बीत जाता है, 9 बज जाते हैं। 9 बजे पहली बार पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और लगभग 2.5 घंटे के बाद पुलिस आती है और 11:30 बजे रिपोर्ट दर्ज होती है। दोस्तों सिर्फ रिपोर्ट दर्ज हुई है ना, अभी इसके बारे में भी मैं बताऊंगा रिपोर्ट और FIR में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद 10:53 पर पीड़िता के फैमिली वालों को कॉल किया जाता है, पेरेंट्स को कॉल किया जाता है और वो उनकी जो घर की दूरी थी अस्पताल से पीड़िता के परिवार की, वो 1 घंटे की थी। 12 बजे तक पीड़िता का परिवार जो है अस्पताल आ चुका था। 3 घंटे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बेटी की बॉडी हमें दिखा दो, हमारी बेटी से हमें मिला दो, पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जब मामला इनके हाथ से फिसलता हुआ नज़र आता है प्रिंसिपल संदीप घोष को कि भैया अब थोड़ा सा मामला जो है गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पीड़िता की जो माँ थी उनकी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही थी। 3 बजे अलाउ किया जाता है कि आप अपनी बेटी को देख सकते हैं, तो सिर्फ पीड़िता की जो मम्मी थी उनको अलाउ किया गया। वो अंदर गए, जब उन्होंने देखा तो ये बात उनके सामने थी कि ये अननेचुरल डेथ है, ये सुसाइड हो ही नहीं सकता, जिस तरह की चोटें पीड़िता के शरीर पर पाई गई थी। 3 बजे जो है पीड़िता की मम्मी ने डेड बॉडी देखी।
4 से 6 बजे तक पोस्टमार्टम होता है, 8:30 बजे तक जो बॉडी है परिवार वालों के परिजनों के हवाले कर दी जाती है और फिर अंतिम संस्कार भी हो गया होगा। और रात के 11:45 पे पीड़िता के पिताजी के द्वारा एफआईआर की जाती है। बताइए, मतलब लाश पाई गई सुबह 6 बजे के लगभग और रात के 11:45 पर एफआईआर होती है, वो भी पीड़िता के पिताजी के द्वारा। तो ये कितना लंबा जो गैप है एफआईआर का हमें देखने को मिला। दोस्तों, रिपोर्ट में और एफआईआर में अंतर ये होता है कि जब आप रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं किसी पुलिस थाने में तो वो एक नॉर्मल रिपोर्ट होती है, उसको फाड़ के फेंका भी जा सकता है। कोई संगीन अपराध का नहीं होता। जैसे कोई ऐसा अपराध है जो संगीन नहीं है तो ऐसे मामले में रिपोर्ट दर्ज की जाती है, बट जो संगीन मामला होता है, जो सीरियस मामला होता है, उसके चलते एफआईआर दर्ज की जाती है और उसी के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि आगे कोर्ट की भी कार्रवाई होनी है। तो ये होता है कंप्लेंट में और एफआईआर में डिफरेंस। तो एफआईआर होने में भी इतने घंटे की देर लग गई। तो दोस्तों, ये जो मामला था जिसमें मैंने आज आपके सामने रखा कि उस रात कौन कौन लोग थे, कितने बजे थे, फिर सीबीआई की जो जांच हुई उसमें जो रिपोर्ट सामने आई उसमें ये पाया गया कि संजय रॉय ही इसका दोषी है, दुष्कर्म का दोषी है। बाकी के 4 लोग और प्रिंसिपल से अभी भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। अभी भी सीबीआई की जो जांच है वो रुकी नहीं है और 5 सितंबर को ये चीज़ और सामने आएगी सुप्रीम कोर्ट के। जब सीबीआई और कुछ स्ट्रॉन्ग और पुख्ता सबूत सामने रखेगी सुप्रीम कोर्ट के, तब और चीज़ें हमें देखने को, समझने को, जानने को मिल सकती हैं। बट ये जो ढील थी जो पूरे कॉलेज प्रशासन की ओर थी, जैसे कि प्रिंसिपल संदीप घोष ने ये क्यों किया, ऐसा क्यों बुलवाया असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से कि भाई सुसाइड का बता दो, फिर मामले को दबाने की कोशिश की गई। प्रिंसिपल संदीप घोष ने ऐसा क्यों किया कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से पहले कहा कि पेरेंट्स को कॉल लगा के कहो कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, फिर मामले को दबाने की कोशिश की गई, पुलिस को इससे दूर रखने की कोशिश की गई, जो एविडेंस थे उसको मिटाने की कोशिश की गई। इसलिए ये चीज़ सामने आई कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि प्रिंसिपल संदीप घोष को अपनी साख बचाने का डर था, अपने कॉलेज में इनकी नौकरी ना चली जाए, इनका कॉलेज बदनाम ना हो जाए, ये खुद बदनाम ना हो जाए। इस वजह से उन्होंने जो है इस केस में इतनी ढील बरती है, ये बात सामने आई है। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी जो काफ़ी अहम थी, जो मुझे लगा आप तक पहुंचानी चाहिए। 5 सितंबर को और पता लगेगा कि इस मामले में आगे क्या होने वाला है। देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी 5 सितंबर को जो अगली सुनवाई होने वाली है उसके बाद अगर कोई पुख्ता चीज़ सामने आती है तो भी मैं आपके सामने एक और वीडियो हो सकता है कि शायद लेके आऊँ। सीबीआई और जांच करने वाली है। साथ ही हमारे भारत देश में और भी तमाम ऐसे केसेस जो कि दुराचार के केसेस हमें देखने को मिले छोटी बच्चियों के साथ, और भी कई सारे लगातार केसेस देखने को मिले, वो भी बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाले, बहुत ही ज़्यादा दुखी कर देने वाले हैं। तो मैं बस यही चाहूँगा कि देखिए, सोच को सुधरने में तो काफ़ी समय लग जाएगा, इससे पहले भी मैं आपको कह चुका हूँ, बट कानून में जो है अब समय आ गया है कि संशोधन किया जाए और एक ऐसा कानून पास किया जाए जिसमें कि ऐसे दुराचार करने वाले को सरेराह सभी के सामने जो है ऐसी कड़ी सज़ा दी जाए जिसको देख करके आगे कभी कोई भी ऐसा करने के बारे में सोचे तक नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा ये जानकारी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट भी ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही और भी कई सारे केसेस की केस स्टडी आप तक लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।